नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समय का चक्र। जीवन ने घड़ी देखी। 2:20 हो रहे थे। 2:45 तक डायरेक्ट लखनऊ वाली बस छूट जानी थी। उसके बाद कई बसें बदल कर ही वो लखनऊ पहुंच सकता था। वक्त के बारे में सोचकर झुंझला उठा। उसने ऑटो वाले को घुड़का, मेरी बस छुड़वा दोगे क्या? जल्दी करना यार। सामने देखिए साहब, सिग्नल लाल है, रेलवे का फाटक बंद है, 2 गाड़ियों की क्रॉसिंग है, इतना लंबा जाम है। फाटक खुल गया तो भी आधा घंटा लगेगा निकलने में। उड़कर नहीं जा सकता साहब, ऑटो वाले ने संयत स्वर में कहा। फिर तो पक्का बस छूटेगी मेरी। यही एक सीधी बस है लखनऊ की, अब क्या हो सकता है? जीवन ने हताश स्वर में कहा। एक काम करिए साहब, आप ऑटो छोड़िए, पैदल क्रॉसिंग पार कर जाइए। क्रॉसिंग के बगल में मंदिर से लगा हुआ पीछे एक रास्ता है। उस मोहल्ले के खत्म होते ही सोना मोड़ पर कुछ ऑटो मिल जाएंगे जो आपको तत्काल बस अड्डे पर पहुंचा देंगे। लेकिन एक बात है साहब, उस मोहल्ले से संभल कर गुजरिएगा। सूटकेस गले की चैन की छिनौती हो सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा साहब। उधर एक नेशनल बेकरी है, उसके पास ही एक दो बार छिनौती हुई थी। कुछ महीने पहले चाकू वाकू भी चल गए थे। जीवन ने असमंजस से देखा और कहा, यार तू मेरी मुसीबत कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? मतलब क्या है तेरा? ऑटो वाला थोड़ा ठहर कर बोला, मेरा कोई मतलब नहीं है साहब, मैंने आपको सिर्फ रास्ता बताया है। उस पर चलना या ना चलना आपकी मर्जी। आप बाहरी हैं तो आपको आगाह कर दिया। वैसे रोज नहीं होता ये सब, एक दो बार हो गया था। अभी दिन है, आप बेफिक्र होकर जाओ। बहुत लोग उस रास्ते से जा रहे होंगे। आप खातिर जमा रखो, आप जाओ तो आपकी बस मिल जाएगी। 15-20 मिनट में आप बस अड्डे पहुंच जाएंगे। और अगर उस रास्ते नहीं जाना है तो रेलवे फाटक खुलने का इंतजार करिए। वैसे भी मैं खड़े ऑटो का भाड़ा चार्ज नहीं करूंगा आपको। अब सोच समझ लीजिए साहब। जीवन ने कुछ सोच विचार किया। उसके बाद उसने ऑटो वाले को 20 का नोट पकड़ाया और सूटकेस लेकर ऑटो से उतर गया। उसने पैदल ही रेलवे फाटक को पार किया और फिर ऑटो वाले के बताए रास्ते की तजवीज करने लगा। उसने देखा कई लोग मंदिर के लगायत पीछे के रास्ते से जल्दी जल्दी जा रहे थे। उसने सोचा हो न हो ये लोग भी बस अड्डे जा रहे होंगे। जीवन भी उन लोगों के पीछे हो लिया। एक दो मोड़ के बाद उसे नेशनल बेकरी का बड़ा सा बोर्ड नजर आया। ये बड़े इत्तेफाक की बात थी कि जब उसने खुद को नेशनल बेकरी के सामने पाया तो वो अकेला ही था। वो थोड़ा सहम गया और चौकन्ना हो गया। उसे खुद पर झंझलाहट भी हुई कि एटीएम के इस जमाने में इतनी ज्यादा नकदी लेकर चलने की बेवकूफी कर बैठा। खुद ही बड़बड़ाया, यूं ही नहीं, सब मुझे कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी तो हूँ मगर अक्लमंद नहीं। उसने सूटकेस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इधर उधर देखकर टोह लेने लगा कि कोई उसकी तरफ आ तो नहीं रहा है। तुम यहाँ कैसे यहाँ आ गए? किसको खोज रहे हो? एक जनाना स्वर उभरा। जीवन ने जनाना आवाज की तरफ मुंह घुमाया तो बेकरी के सामने के एक घर से एक औरत गोद में बच्ची और झोले में पांव लेकर निकल रही थी। उस कच्ची बस्ती में आधे प्लास्टर किए हुए मकान में हाथ में दूध मुही बच्ची लिए उसे मधुरा मिल गई। वो स्तब्ध रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 10-11 सालों बाद उसे मधुरा इस हाल में मिलेगी। मधुरा उसे देखकर हंसी, वैसे ही जैसे वो निश्चल हंसा करती थी। बिना पूरे होठ खोले हुए उसने इशारा किया तो जीवन चंद कदम आगे बढ़ाकर उसकी चौखट तक पहुंच गया। अपनी अर्ध मुस्कान में मधुरा ने पूछा, बताया नहीं तुमने जीवनलाल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी इस मामूली शहर में क्या कर रहा है? किसको खोज रहे हो? अच्छा आदमी? तुम्हें अब भी वो सब बातें याद है? ये कहकर जीवन चुप हो गया।
और नजर नीची करके बोला, रोजी रोटी के सिलसिले में इस शहर में आया था और बस स्टेशन जाने का शॉर्टकट रास्ता खोज रहा था। मुझे लखनऊ की डायरेक्ट बस पकड़नी है। रेलवे का फाटक बंद था, सो ऑटो छोड़ दिया। मुझे जल्दी बस पकड़नी थी, लेकिन तुम यहाँ इस हाल में। तुम्हारा विवाह तो मुंबई में हुआ था, फिर तुम्हारा घर कहाँ है, पति कहाँ है, और महानगर छोड़कर इस छोटे से कस्बे में कैसे? किसी रिश्तेदारी में आई हो क्या? जीवन ने जल्दी जल्दी पूछा। मधुरा ने हंसते हुए कहा, जल्दी करने की आदत गई नहीं अब तक तुम्हारी जीवनलाल। जल्दी बस भी पकड़नी है, और जल्दी जल्दी में एक साथ कितने सवाल कर डाले तुमने? दम तो ले लो सही, मुझे यकीन तो हो जाए कि हमारी तुम्हारी मुलाकात भी हुई है। बैठो तो सही जरा 2 घड़ी, अच्छे आदमी। अधूरी मुस्कान से कहते हुए मधुरा ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जीवन कुर्सी पर बैठ गया। उसने सूटकेस जमीन पर रख दिया और हालात को जानने समझने की कोशिश करने लगा। जीवन ने घड़ी की तरफ नहीं देखा और एकटक मधुरा को देखता रहा। मधुरा ने भी कभी जीवन को, कभी जमीन को, कभी छत को निहारा। इस दरमियान वो बच्ची को थपकिया देकर सुलाने की कोशिश करती रही। कुछ देर यूं ही वक्त ठहरा रहा। उन दोनों ने जब अपने अपने अतीत को खूब याद किया। जब अतीत सह्य होने लगा तो मधुरा वर्तमान में लौट आई। उसने जीवन की सवालिया आंखों से बचते हुए लेकिन उसी की तरफ देखते हुए कहा, सब बताती हूँ जीवन तुमको, मेरा घर ऊपर है, समझो ये भी है पानी, और नापदान नीचे है, और मेरी शादी नहीं हुई है। ये बच्ची मेरी ही पैदा की हुई है। जिसकी औलाद थी वो भाग गया छोड़कर, बिना शादी किए मुझे बिन ब्याही माँ बनाकर। पंकज मुझे मुंबई ले गया था, झूठे आदमी बैठाकर, नकली ऑफिस बनाकर। उसने मुझसे कोर्ट मैरिज का नाटक किया। 8 साल तक मैं उसके साथ रही। उसका जी मुझसे जब भर गया तब उसने मुझे छोड़ दिया और मुंबई छोड़कर वापी चला गया। वहाँ किसी और औरत के साथ उसने घर बसा लिया। उसी के घर में रहता है और उसी की कपड़े की दुकान चलाता है। उसने मुझसे नाता तोड़ लिया। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, हाथ में पैसा नहीं, ना कोई जान ना पहचान। क्या करती मैं, बेबस देहाती औरत। दुनिया से लड़कर घर परिवार को लात मार के मैं उसके लव मैरिज करने मुंबई आई थी। लेकिन मुंबई में ना लव रहा ना मैरिज। ये कहते कहते मधुरा की आंख भर आई। जीवन स्तब्ध होकर ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर कई भाव आए गए। मधुरा ने दुपट्टे से अपने आंखों की आंसू पोंछे, फिर धीरे से बोली, पंकज की तलाश में मैं प्रेगनेंसी की हालत में वापी भी गई, अपनी शादी और पेट के बच्चे की दुहाई दी, लेकिन वो नहीं पसीजा। अब तक उसकी बीबी ने मुझे बहुत बेइज्जती किया। हार कर पुलिस के पास गई। पुलिस ने जांच पड़ताल करके बताया कि पंकज और मेरी शादी कभी हुई ही नहीं थी। नकली ऑफिस में नकली शादी की थी पंकज ने मुझसे। तो अब मैं घर से लड़कर लव मैरिज करने गई थी। लड़की जो बाद में बिना ब्याहे माँ बन गई थी और जिसके साथ भागी थी उसने दूसरी शादी कर ली थी। पति ने छोड़ दिया, घर लौट नहीं सकती थी, पुलिस ने भी मदद नहीं की थी। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं, जान देने को और भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो तुम यहाँ नानपारा कैसे पहुंची? जीवन ने फंसे स्वर में पूछा। पेट की बच्ची के साथ मरना मुझे पाप लगा। वहीं मुंबई में मेरी खोली के पास सलमा खाला की बेटी ब्याही थी। ये उन दिनों मुंबई गई थी। इन्होंने मेरा दुखड़ा सुना तो उसी प्रेगनेंसी की हालत में मुझे यहाँ लेकर आई। यहाँ मैंने इस बच्ची को जन्म दिया। इन्हीं के दिए घर में रहती हूँ। इनकी बेकरी की काम करती हूँ, लेकिन बेकरी में ज्यादा काम नहीं रहता, सो इधर उधर छोटे मोटे काम कर लिया करती हूँ। गुजारा हो ही जाता है। देखो कब तक जिंदा रहूं इन हालात में। अब मैं और मेरी बेटी इसी हाल में गुजर कर रहे हैं। जीवन स्तब्ध ही रहा, उच्च नीच आगा पीछा सोचता रहा। मधुरा ने धीरे से कहा, जीवन लाल, मैं तुम्हें अच्छा आदमी कहती थी तो तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ, और जब जीवन लाल कहती थी तब तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पुराने टाइप नाम की खिल्ली उड़ा रही हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं था। तुम्हारे बारे में कही जाने वाली एक बात अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि दुनिया में अक्लमंद आदमी बहुत है और अच्छे आदमी कम। जीवन को ये बात सुखद तो लगी, लेकिन अगले ही क्षण उसे हालात का इंतकाम हुआ तो उसने संयत स्वर में कहा, वो सब पुरानी बातें हैं, अब पुरानी बातों का क्या? मधुरा कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ तुम्हारी बात ठीक है कि अब पुरानी बातें
बेमतलब हैं, लेकिन जिंदगी में अचानक मिलवा दिया तो सोचा कि कुछ पुरानी बातें क्लियर कर दूं ताकि तुम्हारे मन में ना कोई टीस रह जाए और ना ही मेरे मन में कोई अपराध बोध। ये कहकर मधुरा चुप हो गई। दोनों कुछ क्षण चुप रहे और एक दूसरे से इधर उधर देखते रहे। जब चुपियों की बातें खत्म हो गई तब दोनों बोलने के लिए मचल उठे। सवाल ये था कि पहले बोले कौन। मधुरा मुंह खोलने ही वाली थी कि व्यग्र स्वर में जीवन ने कहा, अब बोलो भी। उन बातों का भले ही कोई मतलब ना हो, शायद तुम्हें कहकर और मुझे सुनकर शायद कुछ राहत मिल जाए। मथुरा में लर्जते हुए कहा, जीवन, इस बात पर तुम शायद अब भी यकीन ना करो, लेकिन फिर भी बताए देती हूँ। पंकज और तुम एक साथ मेरी जिंदगी में नहीं थे। तुम्हारे लिए मैंने अपनी मम्मी से और मम्मी ने पापा से ये बात चलाई थी। उस वक्त घर में बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया था। मरने मारने की नौबत आ गई थी। मेरे घर वाले लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। उनके सख्त रवैये से मैं भी डर गई थी। इसलिए उस वक्त इतना डर गई थी कि तुम्हें पसंद करने और तुमसे प्रेम होने के बावजूद मैं भागकर तुमसे शादी करने की हिम्मत ना जुटा सकी। जीवन ने बेचैन आंखों से मधुरा को देखा। मधुरा ने जीवन से आंखें चुराते हुए कहा, पापा का इतना डर था कि मैं उस वक्त तुम्हारे साथ कदम से कदम नहीं मिला सकी। तुम जब मुझसे निराश हो गए कि हमारा विवाह नहीं हो सकता, जब तुमने मेरी उम्मीद छोड़ दी और दिल्ली चले गए, तो मैंने भी ये मान लिया था कि हमारा विवाह नहीं हो सकता। सब कुछ भुलाकर मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई थी और तुम्हारे दिल्ली जाने के 1.5 साल बाद पंकज मेरी जिंदगी में आया। जीवन ने मधुरा की तरफ बड़ी कातरता और हताश से देखा। मधुरा ने धीमे से कहा, जीवन, तुमसे विवाह ना होने पाने की मुझे बहुत टीस थी और घर वालों पर बहुत गुस्सा। इसलिए करीब 1.5 साल बाद जब पंकज मेरी जिंदगी में आया तो इस बार मैं डरी नहीं। इस बार मुझे रोना नहीं था, हारना नहीं था, घर वालों के दबाव में नहीं आना था। सो बहुत आसानी से मैं पंकज की बातों में आ गई और तुमसे छूटे प्रेम की हर तकलीफ का बदला लेने के लिए अपने घर वालों से विद्रोह कर बिना आगा पीछा सोचे पंकज के साथ मुंबई चली गई। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, पापिन हूँ। ये है हिम्मत मैंने तुम्हारे साथ नहीं दिखाई, शायद तुम्हारे साथ किए हुए छल की सजा मिली मुझे। यही सोच रहे हो ना तुम जीवन। ये कहते हुए मधुरा हंसी, लेकिन आंसू उसकी आंखों में तैरते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। अगर तुम मुझे अब अच्छा आदमी समझती थी और अब भी अच्छा आदमी समझती हो तो फिर चलो मेरे साथ यहाँ से अभी। मैं तुमसे विवाह करूंगा। मेरा बिजनेस, नौकरी, बाल बच्चे वगैरह की चिंता तुम मत करो, वो मेरा सिर दर्द है। मैं तुम्हें इस हाल में रहने नहीं दे सकता। फाइनल बात कह रहा हूँ और काफी सोच समझ कर रहा हूँ। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करना, बच्ची को ले आओ और चलो। जीवन के भींचे हुए चेहरे को देखकर मथुरा सहम गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय विषाद और असमंजस फैल गया। मधुरा अपलक जीवन को देख जा रही थी और जीवन ने सिगरेट सुलगा ली थी और कस लेने के बाद खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया था। मधुरा ने इस बात पर सोच विचार करना शुरू कर दिया था कि वाकई जीवनलाल इतना अच्छा आदमी है या उसकी अक्लमंदी में हमेशा की तरह फिर कमी वाली कोई बात हो गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर
हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।